जीवन है तो बुरे दिन भी आएंगे, आशा है हमें ये भी गुजर जाएंगे। किसी ने बहुत सही कहा है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। तू गिर, तू उठ, तू चल, तू दौड़, फिर भाग। तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं। हर बार तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है, हर बार आप कभी हार नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है यार कोई अवतार नहीं। हमें जिस अभिप्राय से कार्य क्षेत्र का दायित्व या उसका निर्वहन करना चाहिए वो हमने ठान लिया है, और हम सब ये मन बना चुके हैं कि जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक रुकना मना है। आइए स्वागत करते हैं वायुमंडल पार्ट 4 एपिसोड में। बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ लेकर के आए हैं आपके लिए, बहुत कुछ लेकर के आए हैं हम। एकाग्रचित हो जाइए, पूरे मनोभाव से जुड़ जाइए। वायुमंडल पार्ट 4 आपकी स्वागत, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल की संरचना क्या है, ये पार्ट 4 एपिसोड क्या लेकर आया है, अभी कुछ मिनटों में आपको सारी जानकारी दे जाएगा। देखिएगा, थोड़ा सा रिकैप दें आपको, तो रिकैप में आप ये देख सकते हैं कि हमने इसके ठीक पहले आप लोगों को ये बात बताई कि वायुमंडल का संगठन क्या है, और संगठन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन आप कर चुके हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को आप तक मैं प्रेषित कर पाया हूं या कर सका हूं, ये मान रहा हूं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल के संगठन की जहां बात करें हम, तो हम लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में ठोस, द्रव और गैस, ये तीन लोग मिलकर के वायुमंडल के संगठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। किसी धारावाहिक में मुखातिब होते आप तो आपको बड़ा अच्छा लगता और आप बार बार ये देखते कि अच्छा पिछले एपिसोड में आपने देखा, पिछले एपिसोड में आपने देखा, तो ये आगे वाले एपिसोड में आप देखेंगे। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा है ठोस, द्रव, गैस ने मिल करके वायुमंडल के संगठन का बनाने का जिम्मा उठाया है, या वायुमंडल के संगठन में ठोस, द्रव, गैस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें हम ठोसों के बारे में जान चुके हैं। यहाँ आया था धूल, यहाँ आया था पराग, ध्यान देते रहिएगा, धूल, पराग, यहाँ आया था लवण, और यहाँ आया था उल्का। इन सब के क्या आए थे? कण, धूल के कण, पराग के कण, लवण के कण और उल्का कण। ये ठोस पदार्थों की एक संरचना दे रहे हैं हम आपको, जो पिछले एपिसोड में पूरी पिक्चर दिखा चुके हैं आपको। ध्यान देना, ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इन्हें हमने देखा है कि हम लोग इन्हें क्या कहते थे, इन्हें कह रहे थे हम आर्द्रता, आर्द्रता ग्राही नाभिक। क्या लिख दिया है? आर्द्रता ग्राही नाभिक। इनका काम क्या था? वायुमंडल से जलवाष्प का जो नमी है, जो आर्द्रता है, उसको सोख लेना। क्लियर है ना? तो मानना है ये कि आप समझ रहे हैं हमारी बातों को। जिस तरीके से आप अपने जीवन काल में पता नहीं कितने क्रियाकलापों को सोख जाते हैं, यानी उसको अवशोषित कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ों को अवशोषित करते रहे हैं हम। इसी तरीके से वायुमंडल में जो धूल के कण, पराग के कण, उल्का कण, आज तमाम छोटे छोटे कण हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये लोग मिलकर के वायुमंडल की जलवाष्प का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। बाद में वो जलवाष्प संघनित होकर के किसका निर्माण कर देती है? वर्षा की बूंदों का। ये जो बूंद है, इसीलिए स्पेशली ये व्यवस्था हुई आपके लिए कि बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। तो इन कणों ने, आर्द्रताग्राही कणों ने, आर्द्रताग्राही नाभिकों ने मिल करके एक कार्य क्षेत्र का निर्वहन किया जिसे कहा जाता है संघनन, और इस संघनन के माध्यम से इन्होंने जलवाष्प को बूंद में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बात? आगे देखिएगा, हम लोगों ने देखा कि द्रव मामले में हमें बताया गया कि जलवाष्प पूरे वायुमंडल में 2% भूमिका निभा रहा है।
जलवाष्प की भूमिका यानी द्रव वाले क्षेत्र की भूमिका 2% है, जिसमें से 1 से लगा करके 4% यानी इस 2% का 1 से 4%, पूरे वायुमंडल में तो द्रव वाला हिस्सा केवल 2% है, लेकिन 1 से 4% हिस्सा किसका है? आपके जलवाष्प का है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1% जो कि जलवाष्प आपको ध्रुवों पर मिलेगी और 4% जलवाष्प आपको भूमध्य रेखा पर मिलेगी। ये सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है, ये मैंने आपको रिकैप दिया। गैसों में हमने जाना था अस्थाई गैस और अस्थाई गैस। हमारे वायुमंडल में मिलने वाली अस्थाई गैसों में हमने आपसे कहा था, बस आप याद कर लीजिए, N2 नाइट्रोजन, O2 और आर्गन। कैसे याद रह पाएंगे? क्योंकि इनकी मात्रा सर्वाधिक है, क्रमशः नाइट्रोजन पहले पोजीशन पर, ऑक्सीजन दूसरे पोजीशन पर और आर्गन तीसरे पोजीशन पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, अतएव इनकी मात्रा ज़्यादा है। दूसरी बात में आप समझ लें कि हम मनुष्य, हम अच्छे खासे मनुष्य इस पृथ्वी में पर अपने आप को सबसे अच्छा जीव बताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमें ही बताना है, हमें ही समझना है। तो हम अपने आप को काफ़ी अच्छा जीव या इस पृथ्वी की सबसे अच्छी भागीदारी निभाने वाला प्राणी समझते हैं, और हम ही हैं हर चीज़ों में छेड़छाड़ किया करते हैं। जिन गैसों के स्तर में मानवीय क्रियाकलापों द्वारा या भौगोलिक क्रियाकलापों द्वारा परिवर्तन हो जाएगा वो अस्थायी मानी जाएंगी, और जिनमें परिवर्तन नहीं होगा वो अस्थायी मानी जाएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है आपको ये बात क्लियर पता चल चुकी है। तो ये अस्थायी हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन की मात्रा में मानवीय या भौगोलिक क्रियाकलापों द्वारा कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, अतः इन्हें अस्थायी रखा गया। और अस्थायी में आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आपको बार बार पता चल रहा है कि हम इसके स्तर में विभिन्न परिवर्तन ला रहे हैं, जो कि हानिकारक है, जो आगे चल करके दुष्गामी परिणाम हमारे सामने ला सकती है। क्लियर है बात? तो ये हमने देखा, आपको रिकैप दिया। ये पिछले एपिसोड में आप देख रखे हैं, ये सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है। वायुमंडल की संरचना, जो कि आज के एपिसोड का महत्वपूर्ण पहलू है, आज के एपिसोड की महत्वपूर्ण जानकारी वायुमंडल की संरचना आप तक प्रोवाइड कराने का हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य था, वो अब आपके सामने है। वायुमंडल की संरचना, अगर आप मनोवेग से जुड़े हुए हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपके मस्तिष्क में डालने का मेरा सफल प्रयास होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं मान के चलता हूं वायुमंडल की संरचना आपको अब समझनी है, और ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, जिसकी संरचना मैं कुछ इस तरीके से आपके YouTube चैनल के माध्यम से आपके स्क्रीन पर साझा कर रहा हूं। यह है आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर यानी यहां तक एक मंडल है, यहां तक एक मंडल है, इसके बाद इस तरीके का मंडल है, और इसके बाद इस तरीके का एक मंडल है। यानी ये जो मंडल बना रहा हूं, यहां से हमारे एग्जामिनर महोदय बहुत से क्वेश्चन पूछ चुके हैं। फिलहाल ये जो काम कर रहा हूं ये आपके लिए बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसके ठीक बाद इस पूरे कंटेंट को स्तर तक ले जाऊंगा। पूरे कंटेंट का मजा लीजिएगा, पूरे कंटेंट का है तो आराम से मजा लीजिएगा, यानी आनंद आ जाए तब कहिएगा। फिर आपके लिए और भी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर कुछ इस तरीके से वायुमंडल की संरचनाएं बनाई गई हैं। ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचनाओं के बारे में, तो सीधी सीधी बात हमसे कही जाती है कि ताप के आधार पर वायुमंडल की संरचना को 5 पार्टों में बांटा गया, परंतु रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक क्रियाकलापों के आधार पर या रासायनिक संगठन के आधार पर इसे मात्र 2 भागों में बांटा गया, एक सममंडल और एक विषम मंडल। बहरहाल वो एक नोट के तरीके से होगा। अभी हम आपको फिलहाल वायुमंडल की एक संरचना आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक जानकारी दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से आप एक छोटे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ देखिए, ये जो मंडल है, ये जो मंडल है, ये वाला मंडल, इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है। ये इसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। अभी एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में डाल रहा हूं, फिर इसके बाद एक एक मंडल के बारे में गहनता से
ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे और पूरा विस्तृत रूपरेखा आपके इसी यूट्यूब चैनल पर इसी एपिसोड में प्रसारित की जाएगी, ध्यान दीजिएगा। क्षोभ मंडल जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ध्यान देते रहिएगा, स्पेलिंग बहुत ही मस्ट है, बहुत जरूरी है यहाँ, इसलिए इसे लिखना जरूरी समझ रहा हूँ। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। इसके बाद आप ध्यान दें, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की पूरी ऊंचाई, यानी पृथ्वी से लेकर के बात होगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से लेकर के पूरी बातें होंगी, बाकी आप समझदार हैं, कहाँ घटाना कहाँ नहीं। ये पूरी ऊंचाई हो जाएगी 50 किलोमीटर, यानी धरातल से लगाकर इस मंडल की, यानी जिसका नाम है समताप मंडल, जिसका नाम है समताप मंडल, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर है? ये हमारा समताप मंडल है, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलेंगे, जिसकी धरातल से ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर मानी गई है। ये क्लियर दायरा है। अच्छा आप देखना, अगर मैं कह दूं कि क्षोभ मंडल से, यानी यहाँ से, इस जगह से, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा से, ऊपरी परत से यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी मानी जाएगी, फिर तो आप एक बार में समझ गए होंगे कि ये ऊंचाई 32 किलोमीटर आने वाली है। क्लियर है ना? तो समताप मंडल का जो दायरा है वाकई में वो 32 किलोमीटर का है, लेकिन अगर धरातल से उसकी ऊंचाई पूछी जाएगी तो हमारा जवाब 50 किलोमीटर बना रहेगा। क्लियर है ना? तब हमारा जवाब 50 किलोमीटर है, लेकिन हम देख पा रहे हैं 18 किलोमीटर अगर हम माइनस करेंगे तो समताप मंडल 32 किलोमीटर के दायरे में सिमट जाएगा। कोई डाउट नहीं। आगे देखिएगा, समताप मंडल के बाद अगर हम बात करें तो हमारा आ जाएगा मध्य मंडल, मध्य मंडल, जिसे हम मीजोस्फेयर कहेंगे या मीसोस्फेयर कहेंगे। क्लियर है? और इसका जो दायरा होगा यहाँ से लगा करके, यानी इसकी अधिक ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो ये जो दायरा होगा, यानी यह भी धरातल से ही लिया जाएगा। ध्यान देना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से, यह भी धरातल से ही लिया जाएगा। और अब आप ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। आपकी पृथ्वी पर अगर आप यहाँ खड़े हैं और इस जगह आप खड़े हैं, तो यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, आप 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मीजोस्फेयर के दायरे में रहेंगे, यानी मध्य मंडल के अंतर्गत आएंगे। अब मध्य मंडल की मोटाई देखो तो समताप मंडल से फिर से घटा लीजिए, 50 घटा दीजिए, 80 से 30 किलोमीटर के आसपास का दायरा इसका भी आएगा। अब देखना, मध्य मंडल के बाद का जो मंडल है जिसे हम कहते हैं आयनोस्फेयर या आयन मंडल, पहले तो हिंदी इसका लिखें हम लोग आयन मंडल, और फिर इसके बाद इसकी इंग्लिश पर आइएगा तो आयनो मंडल यानी आयनोस्फेयर, या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अभी तो नामकरण कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह हर चीज़ों को जान लेना बहुत ही जरूरी है। एक वाकिफ संरचना दे रहे हैं हम आपको, यानी जहां हम जिस धरातल पर रहते हैं ना, इसके ठीक 18 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है, यहां से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल है। समताप मंडल से यानी और आगे बढ़ जाएं 80 किलोमीटर ऊंचाई तक, ये आपका मध्य मंडल है। और यहां से लगा करके 80 से आगे बढ़ गए हम, और अब हम मामला पहुंचा चुके हैं लगभग 700 किलोमीटर के आसपास। विभिन्न बुकों में लिखा गया है और मैं इसे लिखने वाला हूं 640 किलोमीटर। 600, ये कस्में नहीं खाई गई हैं कि इतना ही रहेगा, वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव किया जाता है। ये औसत चीज़ें होती हैं, सामान्य जानकारियां होती हैं, इसमें कसम नहीं खाई जाती कि ये 640 किलोमीटर है तो है, ऐसा नहीं है। विकल्प में 50, 60, 70 और 20 किलोमीटर 4 वैकल्पिक व्यवस्था करके आपके सामने रखा जाए और कहा जाए इसमें क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो फिर किसे टिक करोगे? आप तो समझ चुके हैं ना कि 18 के आसपास का मामला 20 किलोमीटर है। क्लियर है ना? तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और 640 किलोमीटर के बाद का जो भी पूरा दायरा है, ये वाला ऊपर, इसे हम कहते हैं बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये क्लियर है ना? यानी एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल, बाहर का मामला। 640 किलोमीटर के अबव जहां भी चले जाइए आप, वो बहिर्मंडल के अंतर्गत आएगा।
इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। हम लोग एक संरचना बना रहे थे, एक ग्राफ के माध्यम से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों का समागम ले रहे थे। अभी फिलहाल हम लोग रिकैप से जुड़े संगठन की समाप्ति के बाद हम संरचना पर आ चुके हैं। संगठन में हमने विभिन्न प्रकार की गैसों के महत्वपूर्ण योगदान को भी जाना है। इसके पिछले एपिसोड में इनसे बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग मुखातिब रहे हैं। ये एपिसोड नंबर 4 है। इसका मतलब ये कहने के लिए काफ़ी है कि वायुमंडल संबंधी हमने आपको बहुत कुछ देने का प्रयास किया है, जिसे आप पिछले 3 एपिसोडों में देख करके आनंद उठा सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बहुत सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। ये मत समझना कि बहुत सीरियस क्लास चल रही है, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये बड़ा सहज है, 2 बार बोलने पर याद हो जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ऊंचाई देखिएगा, हम ही से लगा करके बात करना है। हम ही हैं इस धरातल पर, यही हमारी पृथ्वी है। ये मैंने भले ही आपकी संरचना बना रखी है, आपको यहाँ खड़ा किया है और आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जरा बताना, आप जब 18 किलोमीटर तक जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो यहाँ तक का मामला क्षोभ मंडल के अंतर्गत आएगा। इसके ठीक बाद और आप 50 किलोमीटर तक चले जाएंगे तो उसके 18 किलोमीटर के बाद आने वाली दूरी जो 50 किलोमीटर तक आप तय करेंगे, वह दूरी समताप मंडल के नाम से जानी जाएगी। और इसके बाद जब आप उस 50 किलोमीटर से और आगे बढ़ जाएंगे, यानी 80 किलोमीटर तक चले जाएंगे, यहाँ से लगा करके, यानी जहाँ से आपने शुरुआत की है, इस 0 किलोमीटर के दायरे से जहाँ से आपने शुरुआत की है, यहाँ से लेकर के ये पूरा मामला यहाँ तक पहुँचने पर आप मध्य मंडल की सीमा पर पहुँच जाएंगे। यानी हम लोग सीमा तय कर रहे हैं। ये मान के चलें हम क्षोभ मंडल को अब क्रॉस करने वाले हैं, जिला क्षोभ मंडल। इस जिला से अब पहुँच गए समताप मंडल, ये यहाँ की सीमा है, इसे क्रॉस करेंगे, फिर इसे क्रॉस करेंगे, फिर इसे क्रॉस करेंगे। मेरी बात आप समझ चुके होंगे। और सबकी दूरियां आपको बिल्कुल घटा करके निकाली जा सकती हैं, मैंने आपको एक तरीका दे भी दिया है। अब देखना, सबकी सीमाओं का भी अपना अपना नाम है और हर सीमा से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जो बॉर्डर लाइन है, किसी एक एक मंडल की जो सीमा है, जो इनकी बॉर्डर लाइन है, वहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आते रहे हैं और पूछे जाते रहे हैं। ध्यान देना, ये जो सीमा है इसकी, किसकी? इसकी सीमा, यानी क्षोभ मंडल की जो सीमा होगी, इस सीमा की बात कर रहे हैं। इस सीमा को किस नाम से जानेंगे? इसकी जो सीमा होगी, इसे किस नाम से जाने जाएंगे? इसका मतलब ये है कि जहां इनका अंत हो रहा है, जहां से किसी दूसरे मंडल की शुरुआत हो रही है, यहाँ एक अलग अलग सीमाओं के नाम से इनका नामकरण कर दिया गया है और इस हिसाब से आप इन्हें जान सकते हैं। इस भी सीमा का क्या नाम होगा? ये भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि अगर इनके नाम आपको याद हो गए, कौन से इंग्लिश वाले नाम अगर याद हो गए, तो इनकी सीमाओं का भी नाम याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल टफ नहीं रहेगा। ध्यान देना, ये जो सीमा है इसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ट्रोपोपॉज, ठीक है, याद हो गया ना? ट्रोपो यहाँ था, पॉज यहाँ लगा दिया गया, यानी इसी ट्रोपो में पॉज बढ़ा दिया गया, इस तरीके से। तो इस सीमा को ट्रोपोपॉज कहा गया। यहां देखिए, अब आप समझदार हो गए होंगे, अब आप जान चुके होंगे क्या करना है। स्ट्रेटोपॉज इसे कह देना, क्योंकि पॉज लगा देंगे, ये इसकी सीमा हो जाएगी। मध्य मंडल की सीमा को क्या कहेंगे? मीजोपॉज, ठीक है, इस तरीके से। और इस सीमा को क्या कहेंगे? आयनोपॉज, आयनोपॉज। और ऊपर वाली की कोई तो सीमा ही नहीं होगी। क्लियर है बात ना? तो हर सबकी अलग अलग सीमा है और प्रत्येक सीमा का अलग अलग नाम है, और वो नाम बिल्कुल आसान है याद करना, वो टफ काम बिल्कुल नहीं है। हम लोग केवल इंग्लिश नाम इसलिए याद करना चाह रहे थे, हमने शुरुआत में ही आपसे कह दिया कि जब हमने इस संरचना का निर्माण करना शुरू किया, जब आपके सामने इस फिगर की एक संरचना प्रस्तुत करनी चाहिए, शुरू में ही हमारे लहजे में यह शामिल था कि आपको स्पेलिंग याद करना मस्ट है। तो यहाँ ध्यान दें, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, मीजोस्फेयर यानी मध्य मंडल, आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल, एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल। इन सारे मंडलों के नामकरण हो जाने के बाद सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। उन सीमाओं तक पहुंचने के लिए सबकी अपनी अपनी दूरियां निर्धारित हैं। उन दूरियों को मैंने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया है। अब यहाँ ध्यान दें, सबका नामकरण है, सबको याद करना आसान है। इनके नाम के आगे से स्पेयर हटा के पाज जोड़ दो, स्पेयर हटा के पाज जोड़ दो, तो क्लियर है इनके
क्या याद हो जाएंगे हमें, इनके हमें याद हो जाएंगे, किस क्या जानकारी मिल जाएगी, इनके जो सीमाएं हैं उनका नाम भी हमें याद हो जाएगा। मुझे लगता है ये संरचना ने आपको बहुत कुछ बताने का सफल प्रयास किया हुआ है। क्लियर है? तो बिल्कुल एकाग्रचित रहें और मनोवेग से देखते रहें। तो हम लोगों ने अभी तक जो सिलसिला छेड़ा है, अभी तक जो चर्चा बनाए रखे हैं, अभी तक जो दिल थाम के पढ़ाई कर रहे हैं, वाकई में वहाँ तक अभी बात केवल इतनी ही हुई है कि हम लोगों ने पहले संगठन बना लिया। संगठन को पिछले 3 एपिसोडों में लगातार दौड़ा रहे हैं, लगातार पिछले 3 एपिसोडों से वायुमंडल की संगठन ही पढ़ा रहे हैं। और आज आपके सामने पार्ट 4 लेकर के जब आए, जहां वायुमंडल की संरचना को आपके स्क्रीन पर लगाए हैं, वाकई में शुरुआत में ही इसमें आकर्षक प्रश्नों ने आपके मन को भाव विभोर किया होगा। शुरुआत में यहाँ के प्रश्नों ने आपको झकझोरने का प्रयास किया होगा कि सचमुच हम लोग हैं काफ़ी, और आपको ये पता चल रहा होगा यहाँ से हमारे एग्जाम के दौर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मान के लिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे वाकई में इसके पूरे स्ट्रक्चर की एक क्रमबद्ध सीरीज आपको देने वाले हैं। पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल अलग आपको देने वाले हैं, जो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमसे जुड़े, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयार कराने के लिए मैंने वो कटिबद्ध कह सकते हैं या प्रतिबद्ध कह सकते हैं, हमें पूरे तरीके से मैं आपके लिए समर्पित हूँ। ये कोशिश हमारी है कि एक ऐसी भेंट दूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाले कुछ समय में कि बिल्कुल अलग होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए बिल्कुल नो फी, बिना किसी फीस के अद्भुत तैयारी कर पाएंगे आप। इस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। देखना जरा, तो वायुमंडल की संरचना की बात कर रहे हैं हम, जहाँ वायुमंडल की संरचना को अलग अलग अभिप्राय में अलग अलग तरीके से बांटा गया, ताप के आधार पर, और फिर ताप के आधार पर, यानी ताप के आधार पर वायुमंडल की संरचना को 5 भागों में बांटा गया है, और रासायनिक संगठन के आधार पर 2 भागों में, जिनमें सममंडल और विषममंडल कहा गया। एक छोटी सी जानकारी आपको शेयर कर दूं मैं, इसके बाद ही इस पर चर्चा बनाएं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम बात करें, तो रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम वायुमंडल की संरचना का विभाजन करते हैं, तो हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो कहते हैं सममंडल, और एक तरफ हम लाते हैं विषममंडल। सममंडल और विषममंडल। सममंडल का मतलब इतना ही है जहां वायुमंडल के रासायनिक तत्व, गैसों से लेकर के अन्य विभिन्न प्रकार के तत्व जहां एक दूसरे से आपस में मिले होते हैं, उन्हें सममंडल कहते हैं, और जहां पर ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं उसे विषममंडल कहते हैं। जहां इनकी अलग अलग परतें सामने आएंगी उसे विषममंडल बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो विषममंडल में आप बड़े आराम से 2 बातों को जान सकते हैं। एक तो आप यहां याद कर सकते हैं, अभी नामकरण किया था हमने आयन मंडल का, और अभी हमने नामकरण किया था वहीर मंडल का। ये 2 ऐसे मंडल हैं जो विषममंडल के अंतर्गत आते हैं, और सममंडल में तो बिल्कुल। अब आपके सामने ताप के आधार पर जो अभी हमने संरचना बनाई थी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये 3 इसके अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्षोभ मंडल, और इसके बाद हमने आपसे कहा समताप मंडल, इसके बाद हमने आपसे कहा था मध्य मंडल। ये लोग आते हैं सममंडल की कैटेगरी में, यानी 1 2 3। एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन कौन सममंडल के अंतर्गत आएंगे और कौन विषम मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये जानकारी भी आपको प्रोवाइड मैं करा चुका हूं। अब ये विशेष चीजें आप अपने अवलोकनार्थ अपने दिमाग में सेट कर लें, यानी इसका अवलोकन कर लें। तो मेरा कहना यह था कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल में कौन सा ऐसा मंडल विषम मंडल के अंतर्गत आएगा, कौन सा ऐसा मंडल है जो सममंडल के अंतर्गत आएगा, ये जानकारी आपको प्रोवाइड मैं करा चुका हूं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। आप इसे जरूर कंठस्थ करें, अपने नोटबुक पर जरूर लिखने का प्रयास करें, ध्यान दें। अब हम बात करेंगे ताप के आधार पर। ताप के आधार पर ये इन्हीं 5 मंडलों का नाम लिखना है भाई। तापमान के आधार पर इन्हीं 5 मंडलों का नाम लिखना है,
तो हम पांचों तो लिख चुके हैं, अब इनकी बार बार चर्चा या बार बार उनको लिखित करने का कोई मतलब नहीं है। जहां हम बात कर चुके हैं यानी ट्रोपोस्फेयर की, जहां हम बात कर चुके हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, जहां हम बात कर चुके हैं मीजोस्फेयर की, जहां हम बात कर चुके हैं आयनोस्फेयर की, जहां हम बात कर सके हैं एक्सोस्फेयर की, यानी इन पांचों मंडलों को क्रमबद्ध रूप से ताप के आधार पर 5 भागों में या 5 नामों से जाना गया है, जिन्हें अभी फिलहाल हम आपके सामने लिख चुके हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर 2 महत्वपूर्ण पार्टों में जिन्हें विभाजित कर चुके हैं और जिनके अंतर्गत आने वाले अन्य मंडलों को भी आपको एक रूपरेखा, एक चार्ट के माध्यम से दे चुके हैं। अब ध्यान दें, अब हम क्रमबद्ध रूप से एक एक मंडल के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं, और जिनमें क्रम से पहला ही मंडल होगा क्षोभ मंडल, जो आज तक हमारे एग्जामों में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला भाग रहा है हमारे वायुमंडल का। क्षोभ मंडल जिसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जिसे कहते हैं, और जिसकी सीमा थी, सीमा इसकी क्या थी, क्षोभ मंडल की जो सीमा थी उसे हमने क्या नाम दिया था, ट्रोपोपॉज कहा था। आप सारी बातों को याद रखिएगा, ये बहुत ही मस्त है, इसलिए इनको लिखना मैं उचित समझ रहा हूँ। क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल जिसकी सीमा को हम लोगों ने ट्रोपोपॉज कहा है। ध्यान देना, अब यहाँ से सारे जो प्रश्न बनेंगे इसे हमने कहा था, यह पॉइंट वाइज नोट करने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें तो हम इसे कह सकते हैं ये सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत, या कह सकते हैं धरातल की पहली सीमा, धरातल की पहली सीमा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिनका जवाब आपके स्क्रीन पर साझा नहीं किया जाएगा। अगर आपको विश्वास हम पर है तो वाकई में ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देंगे जो पहली बार लगेंगे, लेकिन फिर भी हर बातों का एक क्रमबद्ध नमूना देंगे। याद करना बिल्कुल आसान रहेगा, इस बात से बिल्कुल वाकिफ रहें। देखिएगा, तो हमने इसे सबसे निचली परत कहा है, इसे कोई डाउट नहीं, क्योंकि अभी आपने फिगर बना ही रखा था कुछ इस तरीके से पृथ्वी, और पृथ्वी के ठीक ऊपर आपने क्षोभ मंडल का संरचना बनाया हुआ है। तो ठीक है, धरातल की पहली सीमा कह दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। देखना, भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को मोटाई करके भी दे सकता है, भूमध्य रेखा से ऊंचाई, देखिएगा इसी ऊंचाई को कभी कभार मोटाई करके देता है, याद रखिएगा, ये होगा 18 किलोमीटर। यानी अगर हम अपने क्षोभ मंडल की बात करें, ये मान लीजिए पृथ्वी का वायुमंडल है, इसके बीच में हमारी पृथ्वी है, और अगर हम बात करें इस भूमध्य रेखा से, तो इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई होगी 18 किलोमीटर, नो डाउट। और अगर हम बात करें, यहाँ ये ध्रुव है पृथ्वी का, और इस ध्रुव से इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई होगी कितनी, तो 8 किलोमीटर। कारण बताओ, इसीलिए तो फिगर आपके सामने ला रहे हैं, इसीलिए तो आपसे कहा कि पूरे मनोवेग से जुड़े रहिएगा, इसीलिए तो आपसे कहा कि हर वो चीजें महत्वपूर्ण होगी जो मेरे द्वारा उच्चारित की जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। तो भूमध्य रेखा से ऊंचाई यानी मोटाई 18 किलोमीटर। आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, ध्रुवों से ऊंचाई या मोटाई कितनी होगी, आपके आगे उल्लिखित है 8 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई भी पूछी गई है, औसत ऊंचाई जो कि अब आप ये जान सकते हैं, औसत एक अलग बात है। एक स्वस्थ मनुष्य का औसत वजन 70 किलोग्राम होता है, लेकिन होते तो 100, 100, 120 किलो के आदमी है ना। तो औसत वजन तो 70 किलोग्राम का होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो फिर आप मोटे हैं। यहाँ देखिएगा, ध्रुवों से 8 किलोमीटर हो गया। औसत अगर ऊंचाई की बात हम करें, औसत ऊंचाई की बात करें, तो 12 से लगाकर 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी गई है। यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि यहाँ पर कम क्यों है और यहाँ पर ज़्यादा क्यों है, ध्रुवों पर कम क्यों है और यहाँ पर ज़्यादा क्यों है। देखना जरा, अगर हम बात करें कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहाँ ज़्यादा क्यों है, इसके बहुत से प्रश्नों के जवाब आपके सामने अब आ जाएंगे। देखिएगा, यहाँ गैसें हैं, यहाँ भी गैसें हैं, परंतु सूर्य सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा कारक है। जो सूर्य है इसकी सीधी किरणें आपको पता है भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं, इसीलिए भूमध्य रेखा पर सदैव दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, अतः यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, तापमान ज़्यादा होगा,
इसी तापमान के कारण ही तो इनके 5 भाग बनाए गए हैं। अब देखना लिंक कहाँ से है। सूर्य का तापमान भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा पड़ता है, या कह सकते हैं सीधा पड़ता है, या यह कह सकते हैं कि तापमान यहाँ सर्वाधिक होता है। तापमान जब ज्यादा होगा तो गैसें गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, और ऐसा होने पर गैसें जहां तक पहुंचेगी उस एरिया तक क्षोभमंडल रहेगा। परंतु ध्रुवों पर ठीक इसी के विपरीत देखिए, ध्रुवों पर सूर्य की जो किरण है वो तिरछी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ यह स्थान उतना ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगा, तो गैसों में उतना ज्यादा सम्मोहन नहीं हो पाएगा, यानी गैसें धरातल से उतनी ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगी। इसका सीधा मसला है, इसका सीधा कारण है कि वहां पर वायुमंडल छोटा रह जाएगा, वायुमंडल छोटा रह जाएगा, यानी क्षोभमंडल छोटा रह जाएगा। क्लियर है ना? ये बात आप समझ चुके हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारी को आप मेरे हिसाब से जान चुके हैं। यहाँ 2 बातें याद रखना कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ी, अतः तापमान ज्यादा था। तापमान क्या हुआ? ज्यादा, और तापमान के ज्यादा होने की वजह से गैसें हुई गर्म और ज्यादा ऊपर तक चली गई, है ना, ऊंचाई ज्यादा ले गई। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, तापमान ज्यादा नहीं हुआ, गैसें ज्यादा गर्म नहीं हो पाई, अतः ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई, इसलिए इस वायुमंडल का दायरा कम रह गया। स्पष्ट होगी बात कि नहीं होगी? स्पष्ट होगी। तो अब ध्यान देना, इसलिए मैंने इस औसत ऊंचाई को अलग अलग भागों में बांटने का काम किया है। ठीक, अगर हम बात करें और भी महत्वपूर्ण बातों को, ये भी शेयर कर लीजिए, इन चीज़ों को भी आप उल्लिखित कर लीजिए कि अगर हम बात करें तापमान की, तापमान जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर जाएंगे तापमान में गिरावट आएगी, तापमान में गिरावट आएगी। अभी हम केवल क्षोभमंडल की बात कर रहे हैं, ऐसा हमने कभी बोला नहीं कि समताप मंडल में पहुंच जाएंगे फिर भी तापमान में गिरावट ही आती रहेगी, नहीं। फिलहाल क्षोभमंडल की बात कर रहा हूं, तो क्षोभमंडल के ही महत्वपूर्ण कंटेंट को आपके सामने रख रहा हूं। यानी क्षोभमंडल में धरातल से ऊपर जाते समय, धरातल से ऊपर जाते समय यानी जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, धरातल से ऊपर जाइएगा तो क्या होगा? तापमान, घनत्व और दाब सब में क्या आएगी? कमी, सब में कमी आएगी। और एक स्टार बात इसी वक्त सजा लीजिए अपने मस्तिष्क में कि क्षोभमंडल में तापमान, घनत्व और दाब सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होता है। इस बात को क्लियर कट जान लें। हाँ, ये बात अलग है, तापमान ज्यादा होगा, अन्य मंडलों के हिसाब से क्षोभमंडल में तापमान ज्यादा है, अन्य मंडलों के हिसाब से यहाँ घनत्व ज्यादा है, अन्य मंडलों के हिसाब से यहाँ दाब ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप इस मंडल में ऊंचाई की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे इस मंडल से आप दूर भगेंगे, तो यहाँ पर तापमान, घनत्व, दाब और इन सब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। दोनों का अंतर समझ पाए ना आप? जैसे मेरे कहने का मतलब हुआ, इस मंडल में सब कुछ ज्यादा है, ताप भी ज्यादा है, दाब भी ज्यादा है, घनत्व भी ज्यादा है, सब ज्यादा है इस मंडल में। लेकिन कहना क्या है कि अगर हम धरातल से ऊपर की तरफ जाने लगेंगे तो इन सब के मान में क्या आ जाएगी? गिरावट। धीरे धीरे क्या आ जाएगी? कमी। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर जाएंगे तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। और अगर आप लगभग 1 किलोमीटर चले जाएंगे, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर चले जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ये कमी होगी, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी? कमी। और इतने पर इतने की कमी होगी। और ये हम बात कर रहे हैं किसके? क्षोभमंडल की बात कर रहे हैं। ये सारी बातों पर चर्चा किस पर बनाए हुए हैं? क्षोभमंडल पर बनाए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बातों को अभी भी क्षोभमंडल संबंधी शेयर करना शेष है। जहां हम क्षोभमंडल के बारे में जान रहे हैं, क्षोभमंडल की महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को समझने का प्रयास रहा है हमारा, जहां हम ट्रोपोस्फीयर की महत्वपूर्ण भूमिका आपके सामने निर्वहन कर पा रहे हैं। इसमें ध्यान दें, हम बात किए अभी कि अगर आप क्षोभमंडल में
165 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या आएगी, कमी आएगी। परंतु यही दायरा अगर 1 किलोमीटर तक चला जाएगा तो ये 6 से ऊपर हो जाएगा, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस की लगभग 6.5 तक आसपास की कमी महसूस की जाएगी, या इतनी कमियां हो जाएंगी। तो क्षोभमंडल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सारा काम हो रहा है। ऐसा काम क्यों हो रहा है, ये प्रक्रिया क्यों हो रही है, इस महत्वपूर्ण बाबत जानकारी को भी जानना बहुत जरूरी है। देखना जरा, यहां पर होता क्या है, संवहन होता है। अगर आप ध्यान दें, चालन, संवहन, विकिरण, जो कि आपने फिजिक्स में देखा होगा, चालन, संवहन, विकिरण, ये 3 महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं जिनके बारे में भी थोड़ी सी बात मैं कर दे रहा हूं आपके सामने, जिससे आप इस बात को भी जान सकें। केवल नाम कर देने से काम नहीं चलेगा। चालन, संवहन, विकिरण में अंतर क्या है? चालन ठोस में होता है, यह द्रव में होता है और गैस में होता है। यहां तो किसी गर्म स्रोत से जब कोई चुंबकीय विकिरण आता है, चुंबकीय विकिरण आएगा उसे, या चुंबकीय किरण आएगा उसे विकिरण का नाम दिया जाएगा। चालन देखना, ये ठोस में होता है, यहां पर वो कण स्थिर रहेगा, ऊर्जा चली जाएगी, ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगी। चालन का मतलब समझना, जब ठोस कणों में एक ठोस से दूसरे ठोस में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, परंतु ठोस तो ठोस अपने स्थान पर बना रहता है ना, इसको चालन कहते हैं। सहज शब्दों में समझ जाइए। संवहन का मतलब हुआ गैस के अणु अपना स्थान बदल देते हैं। द्रव में भी आप देखिए, एक कण का स्थान दूसरा वाला आकर के ले लेता है, इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। यहां भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, परंतु कण अपने स्थान को बदलते रहते हैं, जबकि ठोस में ऐसा नहीं होता है। यहां पर देखिएगा, संवहन में क्या होता है, कण अपने स्थान बदलेंगे, कण अपने स्थान बदलते हैं ऊर्जा के ट्रांसफर होने के साथ साथ। यहां तो एक उदाहरण आप जान सकते हैं, सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आ रही है वो विकिरण का उदाहरण है। सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आ रही है वो किसका उदाहरण है, विकिरण का। तो मैं बात करने वाला था संवहन की। संवहन से संबंधी बातों को मैंने क्लियर किया। यहां देखिए, क्षोभमंडल में जहां आपने गैसों के बारे में जाना है, अभी कुछ समय पहले मैंने इस पर काफी चर्चा की, और अब बात करता हूं इन गैसों में वाकई में होगा क्या, संवहन। इसी वजह से तो ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसलिए तो इन्होंने क्षोभमंडल की सीमा को बढ़ा रखा है भूमध्य रेखा पर। अगर ऐसा हुआ तो इसलिए इसी क्षोभमंडल को क्या नाम दिया गया, संवहन मंडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके सामने मैंने वो बात रख दी है, इसलिए इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी बातें हैं। आगे बात देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि तापमान धीरे धीरे परिवर्तित होगा, दाब भी परिवर्तित होगा, घनत्व भी परिवर्तित होगा। इतना परिवर्तन होगा आप में यार ना, तो मैं आपको परिवर्तनशील नहीं कह दूंगा ना। तो ताप बदलते हैं, दाब बदलते हैं, घनत्व बदलते हैं। आइए आपका एक और नामकरण करते हैं, आपको परिवर्तनशील मंडल कहने में कोई बुराई नहीं रखते हैं। देखिएगा, तो संवहन मंडल के साथ साथ हम क्षोभमंडल को परिवर्तनशील मंडल कहते हैं, परिवर्तनशील मंडल भी इसे कहेंगे। ध्यान देखिएगा, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, एग्जामिनर ने इसे बहुत पूछा है। मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे वर्षा कहाँ होता है तो क्षोभमंडल में, आंधी कहाँ आती है क्षोभमंडल में, आपके बादल गाना कहाँ गाते हैं यानी गर्जना कहाँ करते हैं, तो बादलों का यानी बादलों का गर्जना कहाँ होगा क्षोभमंडल में। बिजली हम पर गिर जाए ना तड़प तड़प के, है ना, बिजली का चमकना, यह भी कहाँ होगा आपके क्षोभमंडल में। लीजिए, मौसम की तरह कहीं आप बदल तो नहीं जाओगे, ये सारे काम कहाँ होंगे क्षोभमंडल में। और आपके जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाकलाप कहाँ होंगे क्षोभमंडल में। जैविक घटनाओं का, जैविक क्रियाकलाप यानी जीने के संसाधन या जीने के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी होगा, यही क्षोभमंडल। हम लोग कहाँ हैं क्षोभमंडल में, हमारा मंडल क्षोभमंडल, जैविक क्रियाकलाप क्षोभमंडल।
और मौसम संबंधी घटनाएं हमारे साथ होती हैं, कभी ये मौसम तो कभी वो मौसम, कहीं धूप कहीं छाँव, ये सारी चीज़ें हमारे क्षोभ मंडल की महत्वपूर्ण क्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए इसे ध्यान देना, इसीलिए इसे विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। स्टार बातों को शेयर कर रहा हूँ, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके यूट्यूब चैनल पर मेरे द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा होगा। सारी बातों को आपके सामने पूरे स्पष्ट रूप से निरूपण करने का प्रयास मेरा रहा है और शायद ये प्रयास अब आपका सफल भी हो गया है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्षोभ मंडल के बारे में जो कुछ भी अभी जानने का प्रयास कर रहे थे, हम लोगों ने इसे संवहन मंडल क्यों कहा है, क्योंकि आपको बता दिया कि द्रव और गैस में होता है संवहन। गैसें गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती हैं, गैसें गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती हैं, इसलिए इसे संवहन मंडल के नाम से जाना गया। यानी गैसों में ऊर्जा का, ऊष्मा का ट्रांसफर, स्थानांतरण कैसे होता है? संवहन विधि से। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से। सूर्य द्वारा आने वाली विकिरण जो पृथ्वी को ऊष्मा दे रही है उसे क्या बोलेंगे? विकिरण विधि बोलेंगे। क्लियर है ना? तो चालन, संवहन और विकिरण ये आपके फिजिक्स की महत्वपूर्ण क्रियाकलाप में आता है, कॉन्सेप्ट में शामिल किया गया। इसके माध्यम से आप इन बातों को जान सकते हैं। यही संवहन प्रक्रिया हमारे क्षोभ मंडल के दायित्व का क्रियान्वयन करती है, इसलिए हम इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तनशील इसलिए कहा क्योंकि अभी हमने आपके सामने आपके स्क्रीन पर साझा किया है, कितने मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो तापमान में बड़ कमी आती चली जाएगी। ये कमी क्यों आएगी, क्यों बताया इस चीज़ को? उसका भी कारण है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम क्यों है, इसका भी कारण है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा क्यों है, इसका भी कारण है। कथन और निष्कर्ष करके एग्जामिनर प्रश्न पूछा करते हैं, इसलिए सारी बातों को बखूबी सुना करिए। हो सकता है एग्जामिनर कह दे कि भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा होता है, कथन नंबर 1। नंबर 2, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है। अब विकल्प बनाएगा, कथन 1 कथन 2 की सही व्याख्या करता है। कहिए हाँ जी, क्योंकि वहाँ तापमान ज़्यादा है इसलिए ऊंचाई ज़्यादा है, यानी सही व्याख्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न आपके स्क्रीन पर आए हैं कि नहीं आए हैं? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में, आपके जीवन काल में संबंधित आपके क्रियाकलापों में या आपकी क्या कहते हैं किताबों में छपे मिले कि नहीं छपे मिले ना? तो ये प्रश्न बहुत पूछे गए, आप इसके लिए तैयार रहें। तो हम लोगों ने संवहन मंडल जाना, हम लोगों ने परिवर्तनशील मंडल जाना, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होंगी, इन बातों से वाकिफ रहे। जैविक क्रियाकलाप कहाँ संपादित किए जाते हैं, इन बातों से भी वाकिफ रहे। और हम अगर बात करें तो अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों को और भी जान लें कि ग्रीन हाउस गैसों का या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव आपको कहाँ दिखेगा, तो आपको ग्रीन हाउस प्रभाव भी यहीं दिखेगा। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। यानी संवहन मंडल, परिवर्तनशील मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं, वर्षा, आंधी, गर्जना, बिजली चमकना, जैविक क्रियाकलाप, विक्षोभ मंडल और ग्रीन हाउस, ये महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट हैं, ये महत्वपूर्ण जो एकदम एक से बढ़कर एक स्टारों को आपके सामने लगा रखा है। हर प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हिमांचल स्क्रीनशॉट ले लिया गया और मैं इसी आशा विश्वास के साथ ये कंटेंट आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा, बहुत ही बेहतर। तो टीजी रैंड बोर्ड, ये तो मैंने बोला ही नहीं, बहरहाल लिख देते हैं, टीजी रैंड बोर्ड या टीज रैंड बोर्ड लिखा होता है। टीज रैंड बोर्ड जो भी लिख करके आएगा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने खोजा है इस क्षोभ मंडल को, इन्होंने ही इसका नामकरण किया ट्रोपोस्फीयर, इन्हीं के नाम से ये जाना जाता है क्षोभ मंडल। ध्यान देना, अभी तक हम लोगों ने जो वायुमंडल पार्ट 4 में जाना है, वायुमंडल की संरचना का महत्वपूर्ण एक हिस्सा पढ़ा है अभी, केवल वो अभी क्षोभ मंडल। आगे आने वाले एपिसोडों में आप समताप मंडल, मध्य मंडल, अन्य मंडलों के बारे में कुछ इसी तरीके से जानने वाले हैं। उसके महत्वपूर्ण विशेषताओं से आपको वाकिफ कराऊंगा, आपको रूबरू कराऊंगा। अच्छे लगे कंटेंट तो दोस्तों को जोड़ लीजिए, अच्छे लगे कंटेंट पूरे दिल से लाइक कर दीजिए, अच्छे लगे कंटेंट तन मन से पढ़ाई कर लीजिए। अच्छा लग रहा है ये सारा काम तो हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।